आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। तो बीजेपी के खिलाफ महाज खोलना ये केसीआर और उद्धव ठाकरे की मजबूरी है या जरूरत, बात करेंगे खबर दोपहर में। हम भाई जैसे हैं, उद्धव ठाकरे के बारे में केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। केसीआर ने मजीद कहा कि वो और उद्धव ठाकरे नाइंसाफी और मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। केसीआर की कल उद्धव ठाकरे से उनकी रिहाइश का वर्षा में मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ तीसरा महाज खोलने की बात कही। केसीआर का कहना है कि मुल्क में बदलाव की जरूरत है और मुल्क की बेहतरी के लिए एकजुट होना लाजमी है। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि मुल्क में बदले की सियासत चल रही है और हिंदुत्व बदले की तरकीब नहीं देता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। ठाकरे कहते हैं कि जो माहौल रियासतों और मरकज के दरमियान होना चाहिए वो अब देखने को नहीं मिलता। केसीआर का कहना है कि जल्द ही हैदराबाद या किसी दूसरे शहर में दीगर सभी हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान के साथ इजलास किया जाएगा, जिसके बाद ही 2024 को मद्देनजर रखते हुए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। एक वक्त ऐसा भी था जब केसीआर और शिवसेना बीजेपी सरकार की पॉलिसियों की दरपर्दा या ऐलानिया हिमायत किया करते थे और अब उनकी मुखालफत में जंग का ऐलान कर दिया है। केसीआर की इन काविशों को एक गैर कांग्रेसी महाज के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन मरकजी सतह पर शुरू होने जा रही इस लड़ाई में क्या केसीआर और उद्धव ठाकरे बिना कांग्रेस के कामयाब हो सकेंगे? हालांकि इसकी कुछ झलकियां मुल्क पहले भी देख चुका है, लेकिन वाज़ेह तस्वीर 2024 आते आते साफ हो जाएगी। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना लीडर कृष्णा हेगड़े जी, साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अली दारूवाला साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले कृष्णा जी, आप ही से पूछते हैं कि ये जो तीसरा महाज खोलने की बात की जा रही है बीजेपी के खिलाफ और बिना कांग्रेस के, क्यों जरूरत महसूस हो रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि मुल्क को इसकी जरूरत है? देखिए, आप ही ने कहा और पूरी मुल्क जानती है कि आज मुल्क की जरूरत है। आज जो पूरे देश के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में जो बदले की राजनीति का जो प्रभाव हमको दिखा गया है, जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो डीआरआई है, जो फेरा है, जो हर गवर्नमेंट एजेंसीज बीजेपी के फ्रंटल एजेंसीज जैसे काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो एक नेता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा विपक्ष का, या अखिलेश जी के मित्रों पर उन्होंने रेड लगा दिया, या फिर ममता दीदी के नेवियों पे उन्होंने रेड लगा दिया, उद्धव जी के जो मंत्री हैं, हमारे अनिल परब जी है, या फिर दूसरे नेता है रविंद्र वायकर जी, या फिर हमारे प्रवक्ता है, हमारे नेता हैं संजय राउत जी, उनके ऊपर रेड लगा दिया। और ये सिलसिला पूरे देश में चल रहा है। या नवीन पटनायक जी के वहां पर कभी रेड हो रहा है, या हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के छन्नी साहब के नेव्यू के घर में रेड हो रहा है, या फिर स्टालिन साहब के वहां पर रेड हो रहा है। तो ये जो बदले की राजनीति है, और उसके ऊपर ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जुमला पार्टी बन गई है। आज ये हुआ है कि देश में विकास आप छोड़ दो, जीडीपी का तो सवाल ही नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने खराब है, बैंक डूब रहे हैं। उसके ऊपर जो रोजगार देने की बात हुई कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। यानी कि अब तक 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और उसके ऊपर लोगों का दिमाग बहकाने का, लोगों को बहकाने के लिए सब जो नेता हैं उनके बोल रहे हैं, विकास के बारे में बोल रहे हैं, उनके ऊपर रेड लगाकर, उनको तकलीफ देकर, उनको जेल भेजकर, उनके ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाकर ये सरकार सबको तकलीफ दे रही है। और आज सिर्फ राजनीतिक पार्टीज को नहीं, अब किसानों को देखिए तो 1.5-2 साल तक किसान सिंगूर के बॉर्डर पे थे, लगभग 600 किसान, 650 किसान गुजर गए।
गोवा में जो अभी इलेक्शन चल रहा था, उनके खुद के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि गोवा में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो कहीं कहीं पर भी नहीं हुआ है। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री साहब को जब उन्होंने किसानों के बारे में कहा, उन्होंने बोला कि भाई वो हमारे लिए थोड़ी मरते। तो जो भी उन्होंने वहां पर गृह मंत्री जी ने बाद में कहा, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये सब जो बयान है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बयान है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान है, ये बीजेपी के नेता खुद देने शुरू हो गए। और आज जो मुंबई में और महाराष्ट्र को जो इंसल्ट करने की और उनको महाराष्ट्रियन लोगों को नीचे दिखाने की जो बात चल रही है, जो बीजेपी कर रही है, एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुंबई से महाराष्ट्र से बाहर लेके जा रही है, शिपिंग हब्स बाहर लेके जा रही है, यहाँ पे जितना विकास होना चाहिए उसको रोक रही है। हमारा जीएसटी का 40-50 हजार करोड़ केंद्र सरकार हमको दे नहीं रही है, और उसके ऊपर हमारे सब नेताओं के ऊपर बेसलेस एलिगेशन्स लगाकर ये जो काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं लेकिन पूरे देश में शिवसेना कर रही है, इसके खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नेता इकट्ठा हो रहे हैं। और मुझे हमें लगता है कि आगे देश की जरूरत है, सिर्फ राजनीतिक पार्टीज की नहीं, देश की जरूरत है, और इसके लिए सबको एकत्र होना बहुत जरूरी है, एकजुट होने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है तमाम तर इनफैक्ट ओपोजिशन पार्टियां ही ये मानती है। अली दारूवाला साहब, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की इंडिया अलायंस में, तब से ये देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ऑपोजिशन पार्टीज है, ऑपोजिशन लीडरान है, सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से जो केसेस लगे, जिस तरह की रेड्स हुई, उनको लेकर काफ़ी सवाल उठते आ रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि बदले की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी करती आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़म। सबसे पहले आवाज आ रहा है मैम? जी जी बिल्कुल कहें। या सबसे पहले जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा हुआ है, इनके पास कंप्लेन आने के बाद ही ये लोग एक्शन को इनिशिएट करते हैं। इन पर्टिकुलर आज का जो डिबेट है, केसीआर और उद्धव जी ठाकरे ने मिलकर जो कल ऐलान किया, क्या वो यूनाइटेड फ्रंट डालना चाहते हैं? इसके पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे ऐलानात हुए, मगर वो कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मगर अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे, संजय राउत जी का 2 दिन पहले टीवी पर आना और मातोश्री और जो शिवसेना भवन का जो उन्होंने अपने पर्सनल एजेंडा के लिए जो यूज किया, उसका जो मैसेज आपके देश में गया है, क्या उन्होंने शिवसेना पार्टी और शिवसेना भवन को अपनी ग्रीवियंसेस, अपने दुख को जाहिर करने के लिए उन्होंने यूज किया, ना कि उसके अंदर कोई पार्टी का, ना कोई महाराष्ट्र का हिस्सा। उन्होंने ये भी कबूल किया मैम ऑन रिकॉर्ड, क्या उन्होंने अमित शाह जी को फोन किया, प्लीज हमारा ये रेड को रुकवा दो। हेलो जी जी कहें, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बताएं। ये रेड को आप रुकवा दो। तो मीन्स जब अगर कुछ है नहीं तो इन्वेस्टिगेशन के सामने जाने में हरकत ही क्या है? उसमें कोई हरकत ही नहीं होना चाहिए। जब ये लोग की जो सत्ता थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जब उन्होंने हमारे माननीय पंतप्रधान जी को अक्यूज किया था गोधरा राइट्स के अंदर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इनकी इंक्वायरी चली एसआईटी के सामने। तो जब इनकी एजेंसी थी, तो जब इनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी को 48 डेज उन्होंने उनको जेल में रखा, 49 डे को उनको रिहा किया। अगर कुछ इनके खिलाफ मिलता था तो इन्हें सजा होती थी, हमारे माननीय पंतप्रधान जी को सजा होती थी। अगर कुछ इसके अंदर फैक्ट्स नहीं है तो आपको इंक्वायरी के सामने जाने में दिक्कत ही क्या हो सकती है? ये मैं उससे सवाल पूछना कृष्णा जी सवाल उठाया है यहाँ पर अली साहब ने, कहते हैं कि अगर कुछ किया ही नहीं है, कोई करप्शन नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई गलती हुई ही नहीं है, तो डर किस बात का? देखिए, पहले तो शिवसेना के नेता डरते नहीं है, संजय राउत जी बिल्कुल डरते नहीं है। उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है कि भाई हमारे घर के अंदर जाके, हमारे परिवार को तकलीफ देके, हमारे बच्चों को तकलीफ देके, उनको ईडी नोटिस, जिनके अभी शादी हुई है, 20-25 साल की लड़की है, उनके घर पे ईडी नोटिस भेजकर उनको तकलीफ देना, ये क्या सही बात है? और संजय राउत जी ने कोई अपना पर्सनल ग्रीवियंस नहीं रखा। उन्होंने ये स्पष्ट कहा है, और उनके साथ पूरे शिवसेना वो दिन शिवसेना भवन में थी, और पूरे शिवसेना संजय राउत जी के साथ है।
और उसके साथ एनसीपी और कांग्रेस भी साथ में, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। तो ये संजय राउत जी का पर्सनल ग्रीवियंसेस वो एयर करने शिवसेना भवन नहीं आए थे, उन्होंने देश में जो इश्यूज है उसके बारे में लिखी थी। दूसरी बात, अगर ईडी इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है तो संजय राउत जी ने कहा है कि पिछले बीजेपी गवर्नमेंट में 25,000 करोड़ रुपए का गफला हुआ है, तो उसके ऊपर वो क्यों नहीं कार्रवाई करती, ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती, सीबीआई क्यों नहीं कार्रवाई करती। उसके ऊपर नवी मुंबई में मैं खुद जानता हूं कि 1500 करोड़ रुपए का जो जमीन है वो 5 करोड़ रुपए में बीजेपी के लीडर ने लिया है, उसके ऊपर ईडी क्यों नहीं जानकारी करती, उसके ऊपर क्यों नहीं रेड लगाती जी। और ये जो उन्होंने कहा कि बदले की भावना है, तो ये सब जो रेड है वो इलेक्शन के बीच में क्यों हो रहा है, इलेक्शन के पहले क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्शन के बाद क्यों नहीं हो रहा है। ये लोगों जो डेमोक्रेसी है, जो संविधान है, जो हमारे सम्मान्य बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये संविधान को डिस्ट्रॉय करने की बात है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की बात है, और इसके लिए देश आज एकजुट होकर खड़ा होकर लड़ रहा है। बिल्कुल। और हमारे साथ जी हमारे साथ इस वक्त टीआरएस लीडर कृषांक जी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका कृषांक जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अली जी, जो बात उठ रही है कि अगर करप्शन को लेकर के केसेस की बुनियाद पर ये तमाम तर रेड्स हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनके खिलाफ केसेस नहीं है, तो उनके खिलाफ तो हम नहीं देखते कि इस तरह के कोई केसेस होते, सेंट्रल एजेंसीज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। और दूसरा ये कि ये इलेक्शन के आते ही ऐसा माहौल क्यों बन जाता है। सबसे पहले जो इन्होंने रेस किया था 25,000 करोड़ का जो स्कैम है, मैम उसका इंक्वायरी 2002-2003 जो पर्टिकुलर एबीजी शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो बात कर रहे हैं मैम, ये जो स्कैम हुआ था, प्लीज लेट मी फिनिश। बताएं। सरकार में जो आपके बीजेपी की सरकार थी उसमें हुआ भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा हूं। अली साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। बात नहीं करता हूं, बिल्कुल। ये जो पर्टिकुलर 25,000 करोड़ की जो बात कर रहे थे, इट वॉज पोस्ट हम लोग सत्ता में आने के पहले का ये स्कैम है, मगर इसको अनअर्थ करके इसको शिक्षा अब हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं माननीय शिवसेना हमारे वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के जो पुत्र है उद्धव जी, उनका मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो इतने नेक इंसान है, उनको मिसगाइड किया गया है, चलो वो तो एक दिन सामने आएगा। मगर ये लोग हमारे साथ 5 साल सत्ता में थे, क्या ये सत्ता में थे, इनके पास भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो थे, हमने जो इनके साथ जो काम किया वो सब ठीक हो गया, पर 2 साल में जो काम हो गया वो इनको जमता नहीं है। तो ये 5 साल में सब ठीक था, अभी 1.5-2 साल में इनको तकलीफ हो रही है, तो इसके बारे में इसका कुछ स्पष्टीकरण देंगे। ये तो हमारे साथ सहयोगी थे ना महाराष्ट्र में, इसके बारे में वो अगर खुलासा करेंगे, क्या कल तक की जो बात ठीक है आज वो बात आपको लेकिन चुभ रही है? माना जाता है कि 25 साल लग गए ये बात समझने में, उस पर बात करेंगे। कृषांक जी, आप बताएं कि जो अब ये थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, तैयारी हो रही है, और केसीआर ने कहा भी कि तमाम तर जो भी जितने भी ऑपोजिशन लीडरान हैं उनके साथ मीटिंग के बाद एक रोड मैप, एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ये जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये जितनी भी तैयारियां हो रही है, ये वाकई कंट्री को इसकी जरूरत है या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को इसकी मजबूरी आ गई है, इस वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल कंट्री को जरूरत है, क्योंकि आज जो केंद्र सरकार है देश के बारे में बात नहीं कर रही है, कंट्री के बारे में बात नहीं कर रही है, सिर्फ राजनीति बात कर रही है। कल का कल देखिए, प्रधानमंत्री जी साइकिल को और टेररिस्ट को लिंक कर देते, पार्लियामेंट में जाके बात करते हैं कि कोरोना वायरस। प्लीज उनको रनिंग कमेंट्री मत करने दीजिए प्लीज, हम सब लोग। कृषांक जी आप बात करिए मुकम्मल। जी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी उठ के बोलते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके वजह से दूसरे स्टेट्स में कोरोना वायरस बढ़ी है। ऐसी घिनौनी राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। और हमारे राष्ट्र जो है, चाहे वो तेलंगाना रहने दीजिए या तमिलनाडु रहने दीजिए, बहुत सारे स्टेट्स भी, जितना प्यार गुजरात को दिया जा रहा है, गिफ्ट सिटीज दिए जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन दिए जा रहे हैं, क्यों तेलंगाना का 8 साल से बजट में नहीं आ रहा है? ये प्रश्न हम उठ रहे, और कैसे प्रश्न केंद्र सरकार के ऊपर डाल रहे। देखिए, स्ट्रैटेजिक फेलियर इनके पास इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कैंपेन करते प्रधानमंत्री जी। आज देखिए,
जो बाइडेन आने के बाद कैसी परिस्थिति हुई है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। कोविड के समय भी इनका फेलियर देखा था केंद्र सरकार का, ऐसा स्टेट्स ने फाइट किया, इसलिए आज रिजल्ट कोविड को हैंडल कर सके। और एक बात, ये अवसर आज सारे स्टेट्स उठा रहे हैं, इसी कारण केंद्र में रह के ये लोग आईटी, ईडी और सीबीआई ऐसे इंस्टीट्यूशंस को यूटिलाइज कर रहे हैं। चाहे वो अभी शिवसेना का रहने दीजिए, या जब महाराष्ट्र चुनाव थे तब शरद पवार जी के ऊपर इलेक्शंस, डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तब मायावती जी के 104 करोड़ सीज किए गए थे, फिर बाद में क्लीन चिट गया था इलेक्शंस के बाद। तमिलनाडु में जब चुनाव थे 5 दिन पहले स्टालिन जी की डॉटर के ऊपर ईडी का रेड किया गया था। पिनराई विजयन जी का आपने अभी रेटेस्ट भी देख रहे, सिर्फ 10 डेज बिफोर इलेक्शन स्वप्ना सुरेश नामक एक लेडी का गोल्ड स्मगलिंग केस में पिनराई विजयन जी का नाम लिया गया। अभी वो स्वप्ना सुरेश को केंद्र सरकार ने पोस्ट भी दिया है बहुत रिसेंटली, 2 दिन पहले। हम देख रहे हैं कि और गुपकार अलायंस जो जम्मू एंड कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी और मुफ्ती सब ने मिलकर अलायंस बनाया, उसी दिन उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हुआ ईडी का जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर। तो ये वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी जी का वेस्ट बंगाल के चुनाव होते, करेक्ट उसी समय उनके रिलेटिव अभिषेक बनर्जी के घर रेड गिरता है। तो ये राजनीति ये लोग कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार में रह के आईटी, ईडी और सीबीआई ये लोग जिस तरह से चला रहे, बिल्कुल सारे राष्ट्र मिलके जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया बताया, नीति आयोग लेके आया, ये सारे तो फेल हो गए। आज हमारा राष्ट्र एक इरिगेशन प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो ये सारे प्रश्न उठाने के लिए केसीआर जी एक वॉइस आज जरूरी है। इसी कारण उधर स्टालिन जी रहने दीजिए, या श्री उद्धव ठाकरे जी रहने दीजिए, या बहुत सीनियर बुजुर्ग नेता है शरद पवार जी रहने दीजिए, ममता जी रहने दीजिए, ऐसे बहुत सारे नेताओं को मिलके आज जो नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सरकार आज सारे स्टेट्स को फेल कर रही है, ये भूल रहे हैं कि तो आप कह रहे हैं कि आपने तमाम लीडरों को मेंशन किया, लेकिन उसमें कांग्रेस से शामिल नहीं होती है, उस पर बात जरूर करेंगे। कृष्णा जी, ये बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब शिवसेना और बीजेपी भाइयों के तौर पर, बिग ब्रदर के तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई देते थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि केसीआर कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मेरे भाई जैसे हैं। तो ये बता दें कि जब पहले पॉलिसियां बीजेपी की सही थी, जब पहले बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी में सही थी, अपने काम करने के तरीके में सही थी, अब क्यों गलत है? देखिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो पहले शिवसेना लेके आई और उससे सीख लेकर बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया। पहले ये बात तो ये हम पहले इसको स्पष्ट कर दे कि 1987 के जो बाई इलेक्शन में पहले हिंदुत्व का मुद्दा उठा, और वो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उठा, और मेरे परिवार के ही लोग थे उसमें। और वहां से लेके फिर अटल जी और अडवाणी जी ने पूरा जो ये हिंदुत्व का मुद्दा जो है पूरे देश में लेके गए बाला साहेब जी के साथ। तो हिंदुत्व से सीख लेने की बात उन्होंने शिवसेना से ली, हमने बीजेपी से नहीं ली। दूसरी बार ये हमारे साथ बीएमसी में भी 25 साल सरकार में थे, बीएमसी में जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और अब उनका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि भाई बीएमसी में बहुत बड़ा घोटाला किया। तो 25 साल आप साथ में थे, तब आपने कुछ नहीं कहा। अभी आपको लग रहा है कि बीएमसी में बहुत बड़ा घोटाला हो गया क्योंकि आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, पर 25 साल तो शिवसेना को भी लग गए ना समझने में सर। नहीं, बिल्कुल। और हमारे नेता उद्धव साहब ठाकरे जी ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी ने हमको यूज किया है, और बीजेपी ने सिर्फ हमको यूज नहीं किया है, क्योंकि पहले बीजेपी के साथ 25 दल आए थे। अकाली दल में वो थे, अकाली दल बड़ा भाई था, बीजेपी छोटा भाई था, नवीन पटनायक जी बड़े भाई थे, बीजेपी छोटा भाई था, शिवसेना बड़ा भाई था, बीजेपी छोटा भाई था। ऐसे जो हमारे नवीन पटनायक ये अपने नीतीश कुमार जी के पार्टी थी, वो बड़े भाई थे, बीजेपी छोटा भाई था। फिर सबको वापर के बीजेपी अब दिखा रही है कि हम बड़े भाई हैं और आप कहां पर भी नहीं है, और आपको घर पे जगह ही नहीं है। तो कोई इतना लाचार नहीं है, और ना कोई इतना सेल्फ सेंटर्ड है या ऐसा है कि हम उसी दामन को पकड़ के चले
और जो अपने फायदे के लिए लोगों का हित छोड़ दे। तो लोगों ने समझ लिया कि ये बीजेपी जो कर रही है वो ठीक। खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे पार्टी को अली छोड़कर साहब लोकतंत्र उद्धव ठाकरे ने ये और प्रेस उनको- कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि बीजेपी जो है सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, फिर मुल्क जो है मुल्क के साथ बुरा ही क्यों ना हो रहा हो उस बारे में बीजेपी नहीं सोच रही है। क्या जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है और सबका आपकी ओपोजिशन पार्टियां जिस तरह से लगातार इल्जाम लगा रही है कि बदले की भावना जब भी इलेक्शन आती है, ये पहले भी मैंने आपसे पूछा था पर आपने इस पर जवाब नहीं दिया, जब भी इलेक्शन आता है तभी तमाम तर कार्रवाइयां क्यों की जाती है और ऐसा क्यों है कि जब भी कोई उठ खड़े मरकजी सरकार के बारे में कुछ बोलता है तो वो मुल्क के खिलाफ कैसे हो जाता है? मैम आपको मैं बताता हूँ, ये वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है मैम। इसके अंदर कोई भी मन गलत कहानी कि आज जैसा आपने कहा कि इलेक्शन आ गए तो इसलिए रेप की जो सीरीज है कंडक्ट हुए। मैम इनके सीरीज में कंडक्शन के अंदर कुछ निष्पन्न हुआ है मैम। पर सर ये इसकी टाइमिंग आप देखिए मैं कि डॉक्यूमेंट्स आते भी हैं तो इलेक्शन के टाइम पे और इलेक्शन के बाद वो केसेस कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र में तो कोई इलेक्शन मुनज़्ज़म है, महाराष्ट्र में तो कोई इलेक्शन नहीं है। मैं इनकी तकलीफ आपको बताना पूरे मुल्क में देखिए माहौल क्रिएट हो जाता है। वन सेकेंड मैम जी, मैं जी, आपसे जी, ये जी, क्लियर सर। करना चाहता हूँ, इनको जो चीज दर्द हो रही है ना मैम, इन्होंने जो नाम कहा ना, स्टालिन, केसीआर जी, यहाँ पे उद्धव जी, ये जो पॉलिटिकल घराना है अखिलेश के जो डैड है, ये वंशवाद के अंदर बिलीव करते हैं और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे एक प्रोप्राइटरशिप ये लोग चलाते हैं मैम। आप जी अभी राजनाथ सिंह जी के बेटे भी खड़े हैं ना चुनाव में, नहीं मुनाज़ा होने जा रहा है। बीजेपी में जितना वंशवाद है वो कहाँ पर भी नहीं है। म्युनिसिपल जो एक आदमी डूबता है तो कॉर्पोरेशन में सब जो बीजेपी के नेता है उनके छलांग जो मारता है, बेटे, आखिरी बहू, छलांग है ये। बहन, भाई सब यहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि वो जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कल्याण डोंबिवली में, नवी मुंबई में सब जगह पे इलेक्शन है और इसके लिए ये सब बात निकल रही है। तो अली साहब को थोड़ा इसकी जानकारी लेनी चाहिए और इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अभी कोविड डेथ्स हुए हैं, जी गवर्नमेंट बता रही है कि 4.60 लाख लोग गुजर गए, लेकिन फ्रेंच एजेंसी बता रहे हैं कि लगभग 32 लाख लोग, 32 लाख लोग पूरे देश में, हिंदुस्तान में गुजर गए और सरकार हमको गलत आंकड़ा दे रहा है। तो पहला सरकार जो ये मेन मुद्दे हैं, जो सीरियस मुद्दे हैं, इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे। अली साहब तो क्या ऐसा लग रहा है कि क्या फिर बीजेपी चाहती है कि पूरे मुल्क में एक ही फोर्स हो, कोई फ्री ओपोजिशन नहीं हो, कोई वॉइस नहीं हो जो सरकार के आगे बता सके उनको कि कहाँ पॉलिसियां सही है कहाँ गलत है? क्या ऐसी कोई वॉइस चाहिए नहीं बीजेपी को? कोई ना लड़ रहा है, या आज ये सांसद है, अली साहब, विधायक है या मंत्री है। आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। कर रहा हूं मुनज़्ज़म मैम, ये जो कर रहे हैं ना, इनका जो ये जो डूबती हुई इनकी नैया है ना, ये उन्हें नजर आ रही है। ये जो 2, 3, 4 लोग जो एक हो गए ना मैम, ये वंशवाद के सपोर्टर्स है मैम ये लोग, और ये एक दिन खत्म होकर रहने वाला है। ये जो मिल रहा है सर, विद इन बीजेपी भी अब वो चीजें देखने को मिल रही हैं सर। मुनज़्ज़म मैम, एक लिविंग एग्जांपल है जिसका आपने मेंशन ये नेशनल टेलीविजन पे करना चाहिए। हमारे आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी के जो बेटे थे, उन्होंने वहां पर अपना दावेदारी उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। जो स्टॉलवर्ट थे मैम हमारे, उनके बच्चे को क्रेडेंशियल्स के ऊपर हमने नाकार किया। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल आके देश में लोगों को देना चाहिए। तो यहाँ पर वंशवाद नहीं चलेगा, यहाँ पे आप क्रेडेंशियल्स के ऊपर आइए। यहाँ पर आपके पिताजी है करके आपको टिकट मिलेगा, ये यहाँ पर हमारे पार्टी में नहीं चलता है। और जो रहा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आप कह रहे हो, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए। 204 करोड़ जो हमारे राष्ट्रवादी के, जो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नेशनल टेलीविजन के ऊपर वो मिला था, वो बरामद हुआ, उसके ऊपर आप प्लीज स्पष्टीकरण दीजिए। संजय राउत जी का जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के अंदर, अनिल देशमुख जी जो आज जेल में जाके बैठे हैं। ठीक है सर, लेकिन टाइमिंग पे यहाँ पर बहुत सवाल उठते हैं। टाइमिंग के हवाले
हवाले से सवाल उठ जाते हैं। कृषांक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हालांकि हमने देखा था केसीआर पहले जो है खामोश रहकर तायीद करते थे, हिमायत करते थे बीजेपी की, लेकिन अब जो है माहौल बदल चुका है। वहीं अब बिना कांग्रेस के भी ये फ्रंट खोलने की बात हो रही है, तो बिना कांग्रेस के क्या नेशनल लेवल पर पहले भी हमने देखा है कि कामयाब नहीं हो पाए हैं, अब क्या लगता है आपको, क्या बदल जाएगा इस बार? 2024 का लक्ष्य आगे है। मुनाजा जी सीएम केसीआर जी ने कल उनको ठीक है, उनका एरोगेंस पता लग रहा है ना मुनाजा जी, डिसमेंटल बोल रहे हैं, ये सिर्फ 2-3-4 लोग है बस, ये सारे चीफ मिनिस्टर्स है, अपने स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत पावरफुल लोग हैं जो जनता के वोट से वहां है। ये इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को क्रिपल किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को बुलडोज करके सरकार बनाए। बट जो चीफ मिनिस्टर्स आज एक बन रहे हैं ना मुनाजा जी, ये सारे अपने वॉइस से, और ये वॉइस को मोदी जी को समाधान देना पड़ेगा, उद्धव जी को समाधान देना पड़ेगा, केसीआर जी को समाधान देना पड़ेगा, स्टालिन जी को समाधान देना पड़ेगा, ममता दीदी को समाधान देना पड़ेगा। तैयार है आंसर्स के लिए आप? बहुत सारे क्वेश्चंस है, लिस्ट आउट है, देश को कैसे चला रहे हैं आप, ये पूरे भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। कांग्रेस और नो कांग्रेस वो पॉलिटिकल एंगल जब चुनाव है तब, बट आज चुनाव नहीं, यहां देश को चलाने में केंद्र सरकार और मोदी सरकार फेल हो रही है। ये सारे स्टेट्स अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वही केसीआर जी का कंसर्न है इस सारे हक के लिए। जी, तो ये मानना है ओपोजिशन लीडरान का कि मुल्क को सही तरीके से बीजेपी चलाने में नाकाम रही है, ऐसे में सोल्यूशन की जरूरत है, रोड मैप की जरूरत है, जिसकी तैयारी में केसीआर, उद्धव ठाकरे, दीगर लीडरान के साथ जुटे हुए हैं। इस पर आगे 2024 आते आते क्या कुछ मरहले देखने को मिलेंगे वो काफी अहम रहेगा। पहले भी हमने देखा है थर्ड फ्रंट कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस बार हो सकता है बदलाव देखने को मिले या फिर ना, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कृष्णा हेगड़े जी, अली दारूवाला साहब, कृषांक जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।